नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, मॉर्निंग 7 AM हो चुका है और आज के हिस्ट्री के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी ब्रदर्स और सिस्टर्स को बहुत बहुत राधे कृष्णा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज का जो सेशन है इसकी जो भी पीडीएफ है वो बेसिकली मैं आपको शेयर कर दूंगा। कहां पर? 1 मिनट प्लीज। ये टेलीग्राम चैनल है। आप सभी से बहुत विनम्र निवेदन है, अगर आप नहीं ज्वाइन किए हो तो अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारा कंटेंट मैं यहाँ शेयर करता हूँ जिसमें हिस्ट्री का भी होता है और उत्तर प्रदेश पेपर 5 से संबंधित भी होता है। और ये हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करवाई जाती है जो आपके सिलेबस से डायरेक्ट रिलेट होती है। आज के पहले क्वेश्चन को पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपसे टॉपिक का वादा किया गया था वो टॉपिक अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, स्टोन एज एंड आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जितने भी बढ़िया, गंभीर, मॉडरेट, हार्ड क्वेश्चन हैं उस सबको आपके साथ यहाँ डिस्कस करेंगे। और आपको भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप इसको कॉपी में जरूर नोट करते जाएं, क्योंकि यही आपके नोट्स होंगे जो आपके एग्जामिनेशन में आपकी सबसे बड़ी हेल्प करेंगे। अंतिम समय में इसी को रिवाइज करना है। चलिए, ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। भारत में पूरा पाषाण काल के संदर्भ में विचार करें और निम्नलिखित कथनों पर जरा विचार करें। इसे हिमयुग के नाम से भी जाना जाता है। इस काल के लोग मुख्य रूप से शिकार और भोजन संग्रह पर निर्भर थे। ओके। इस काल के दौरान मिट्टी के बर्तनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। कौन से कथन इसमें सही हैं? यहां पर भी देख लिया करिए वो सही पूछ रहा है या गलत आपसे पूछ रहा है। कभी कभी इस बार का जो पीएससी का पेपर हुआ उसमें सबसे बड़ी कंफ्यूजन यहीं पर रखा गया था। इनकरेक्ट और करेक्ट में ही कम से कम 4-5 क्वेश्चन गलत हो गए। आई होप सो आपने वीडियो को पॉज कर दिया होगा और अपने आंसर को सिक्योर किया होगा। मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। यहां पर लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज द आइस एज। मेरे भाई, ज्योग्राफी को अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि इस समय प्लिस्टोसीन एज चल रहा था, जो लगभग 20 लाख 25 लाख साल पहले से स्टार्ट हुआ था और लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक बेसिकली चला था। यह क्वाटरनरी फेज का युग है, चतुर्थक युग में हमको देखने के लिए मिलता है। तो ये जो है आपका आइस एज ही चल रहा है, क्योंकि भारत में अगर पैलियोलिथिक पीरियड को देखेंगे तो मोटा मोटा हम इसको 5 लाख से लेकर के लगभग 12,000, वैसे तो हम इसको रखेंगे पैलियोलिथिक को 12,000 बीसीई तक। 12,000 बीसीई तक इसको हम आइस एज के नाम से जानते हैं। और 12,000 के बाद से ही हमारा मीजोलिथिक एज स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर नियोलिथिक एज। तो जो मीजोलिथिक एज है आपका और यहां पर जो नियोलिथिक है इसको हम मानते हैं लगभग 12,000 से 9,000 साल, और इसको 9,000 साल से फिर 4,000 साल के बीच का पीरियड रखते हैं। लेकिन इस समय जो ज्योग्राफी के हिसाब से टर्म यूज करते हैं ये आपका होलोसीन पीरियड है। होलोसीन वो पीरियड होता है जहां पर मेरे भाई क्लाइमेट जो है वार्म होना स्टार्ट हो गई थी। जब पानी आएगा तो बट ऑब्वियस है वेजिटेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। वेजिटेशन का मतलब है वनस्पतियां ऑटोमेटिकली बढ़ेंगी। दैट्स वाई यहां पर आपको अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर के, पॉटरी मेकिंग के, ये सब आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये आइस एज है तो आइस एज में मानव जो था वो सिर्फ और सिर्फ हंटिंग और गैदरिंग पर ही निर्भर करता था। मतलब वो शिकार करता था और जो भी उसे पड़ा हुआ खाना पीना मिलता था बस केवल वही अपनाता था। तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा जो है पॉटरी। पॉटरी जो है जब तक आप कोई खेती नहीं करेंगे, किसी चीज का संग्रहण नहीं करेंगे, तब तक पॉटरी की एज सच नीड नहीं है। दैट्स वाई यहां पर पॉटरी जो है आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। पॉटरी के जो अर्लीस्ट एविडेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं वो मीजोलिथिक में गुजरात के लंगानाच और आपके जो यूपी में जो प्रयागराज के पास चौपानी मांडो का क्षेत्र पड़ता है वहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसलिए थर्ड वाला क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा और ए जो है आपका यहां पर आंसर बिल्कुल सही होगा। तो आई होप सो आप सभी ने आंसर सही दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर आपको दिख रहा होगा कि लोअर पैलियोलिथिक एज, इसका टाइम पीरियड हम लगभग 5 लाख से लेकर के 50,000 बीसीई तक बेसिकली कंसीडर करते हैं। और फिर जो मिडिल पैलियोलिथिक एज है ये एक संक्रमण का काल है, इसे 50,000 से लेकर के 40,000 साल के बीच में कंसीडर करते हैं। और अपर पैलियोलिथिक को 40,000 से लेकर लगभग 12,000 बीसीई तक
करते हैं कंसीडर। यहीं पर आज का जो हमारा मानव है होमो सेपियंस सेपियंस, इसका भी जन्म यहीं पर हुआ था, होमो सेपियंस सेपियंस का। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लिंट इंडस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जिसे आप चकमक पत्थर उद्योग कहते हैं। यहीं पर बेसिकली आग का आविष्कार हो चुका था, यूज नहीं किया जा रहा था, लेकिन फ्लिंट इंडस्ट्री का मतलब चकमक पत्थर मारा और चिंगारी निकली। तो ये चीज हमको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। उसी प्रकार यहां पर आपको अपर पैलियोलिथिक में बोन टूल्स के साथ साथ स्टोन टूल्स के साथ साथ बोन टूल्स भी देखने के लिए मिल रहे थे, हड्डी के उपकरण भी देखने के लिए मिल रहे थे। और इस समय हड्डी का एक उपकरण वो इलाहाबाद के आपको मालूम हो गई लोहदा नाला से बेसिकली हमको मिला। इसके अलावा कुरनूल केव्स जो है वहां पर भी हमें बहुत से हड्डी के उपकरण देखने के लिए मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लिखा है Microliths became prominent during the Middle Paleolithic age. मध्य पुरा पाषाण काल के दौरान माइक्रोलिथ प्रमुख हो गए थे। Polished stone tools came into use during the Mesolithic age. Okay, the people of the Neolithic age were completely dependent on hunting and gathering. तो हिंदी में भी पढ़ लीजिए। नव पाषाण काल के लोग पूरी तरह से शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। मध्य पाषाण काल के दौरान पालिश किए हुए पत्थर के औजारों का उपयोग शुरू हुआ। तो आशा करता हूं आपने पढ़ लिया होगा। पॉज कर दीजिए वीडियो। यहां पर कौन से कथन सही हैं? तो मेरे भाई यहां मध्य पूरा पाषाण काल नहीं होगा, यहां मध्य पाषाण काल होगा। क्या होगा? मध्य पाषाण काल होगा। मध्य पाषाण काल को ही हम लोग सूक्ष्म उपकरण उद्योग के नाम से भी जानते हैं, और हिंदी इंग्लिश में इसको माइक्रोलिथिक कहते हैं, हिंदी में इसको सूक्ष्म पाषाण उपकरण उद्योग कहते हैं। मध्य पाषाण काल के दौरान पॉलिश किए हुए पत्थर के औजारों का उपयोग शुरू हुआ, यह भी गलत है। पॉलिश किए अधिकतर जो औजार हैं वो सब नियोलिथिक एज में हमको देखने के लिए मिलते हैं। दैट्स वाई ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाता है। उसी प्रकार तीसरा लिखा है पूरी तरह से शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। तो मेरे भाई ये नव पाषाण काल में नहीं बल्कि पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक पीरियड में था। नव पाषाण काल का मानव जो था वो शिकार तो करता ही करता था, खाद्य उत्पादक स्थिति में आ चुका था, फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में बेसिकली वो यहां पर आ चुका था। इसी में ही देखेंगे तो पहिए का भी आविष्कार हो गया था। एक प्रकार से फसलों की खेती होना स्टार्ट हो गई थी। मेहरगढ़ का कल आपको एग्जाम्पल भी दिया गया था, तो मेहरगढ़ में भी देखा था आपने। इसके अलावा कोल्डिवा में राइस मेकिंग भी, राइस कल्टीवेशन भी हो रहा था। जो हमारा संत कबीर नगर के पास लहुरा देव है, वहां से हमें राइस कल्टीवेशन के एग्जाम्पल्स मिलते हैं। तो इसका मतलब कौन से कथन सही हैं? अर्थात कोई भी यहां पर सही नहीं है। डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। Consider the following statement. The Hathnora fossil is important because Hathnora fossils. हथनौरा जीवाश्म महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह धातु विज्ञान का सबसे प्रारंभिक प्रमाण है, यह भारत से प्राप्त एकमात्र होमिनिड जीवाश्म है, यह मध्य एशिया के साथ संपर्क को दर्शाते हैं, या यह प्रारंभिक लेखन प्रणाली को चित्रित करते हैं। तो क्या लगता है आपको इसका आंसर हथनौरा जीवाश्म? तो आशा करता हूं वीडियो को पॉज कीजिए और हथनौरा की तरफ बेसिकली चलने का प्रयास करते हैं। हथनौरा कहां पड़ेगा? ये बेसिकली मध्य प्रदेश में नर्मदा वैली जो है वहां पर हमको देखने के लिए मिलता है। ये एक प्रकार का जीवाश्म है। इसका जो ह्यूमन स्कल मिला है, मानव की एक प्रकार की खोपड़ी मिली है, सोनकिया जी ने बेसिकली उसको डिस्कवर किया है। इसे नर्मदा मैन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हथनौरा की, कि ये लगभग 5 लाख साल पहले का है। इसीलिए भारत में जो पैलियोलिथिक एज हम कंसीडर करते हैं वो बेसिकली 5 लाख साल पहले ही करते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। बाकी जो किताबें हैं वो उसको 15 लाख साल पहले तक भी जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नई डिस्कवरीज हो रही हैं, और महाराष्ट्र में एक जगह पड़ती है बोरी, वहां से भी बेसिकली कुछ एविडेंस हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि भारत में मानव का अस्तित्व 5 लाख नहीं बल्कि वो लगभग 14 लाख साल पहले से ही बेसिकली यहां मानव का अस्तित्व ज्ञात था। तो इस प्रकार जो इसका आंसर है वो एक्चुअल में बी आंसर हो जाएगा। यह भारत से प्राप्त एकमात्र होमिनिड जीवाश्म है जिसको सोनकिया जी ने डिस्कवर किया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि नर्मदा मानव भारत में पाए गए मानव जीवाश्मों में से एक माना जाता है। इसका संबंध मध्य और उत्तर प्लिस्टोसीन काल से है। यह प्लिस्टोसीन काल को ही आप लोग आइस एज कहते हैं, खासकर ज्योग्राफी में। यही जो आपकी एज है इसे आप आइस एज के नाम से जानते हैं। ठीक
ठीक है ना, ये आइस एज है। इस प्लिस्टोसीन के बाद फिर क्या कहते हैं, होलोसीन आएगा, और ये होलोसीन का स्टेज चल रहा है जहां पर क्लाइमेट जो है वो वार्म हो रही है। इसीलिए बहुत सारे वैज्ञानिक ये भी तथ्य देते हैं कि एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज है ही नहीं, बल्कि ये तो जियोलॉजिकल साइकिल है जो कि बेसिकली वार्म एज और आइस एज के रूप में बेसिकली कन्वर्ट होती है। तो इसीलिए कभी कभी जो विकसित देश हैं बहुत सारे, वो इस प्रकार के तर्क भी देते हैं कि एक्चुअल में क्या कहते हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो बल्कि जो पृथ्वी है उसी की ही एक जियोलॉजिकल साइकिल है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं 1982 में बेसिकली एक मानव वैज्ञानिक एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हमारे अरुण सोनकिया जी, इन्होंने मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट से एक मानव स्कल को बेसिकली खोज किया था। इसी को ही नर्मदा मैन के नाम से जाना गया था, और इसका वैज्ञानिक नाम होमो इरेक्टस नर्मदानेसिस रखा गया है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो होमो सैपियंस सैपियंस है वो आपको अपर पैलियोलिथिक एज में दिखाई पड़ेगा, अर्थात हमारा और आपका जो ये जो जन्म है वो बेसिकली 40,000 साल की ड्यूरेशन के दौरान हुआ है, क्योंकि होमो सैपियंस सैपियंस का जन्म इसी दौरान हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से वही आ गया, माफी चाहेंगे। इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की क्या विशेषता है? पहला है, उनके पास बड़े बड़े महल और मंदिर थे। ओके, वे नर और मादा दोनों देवताओं की पूजा करते थे। ओके, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का उपयोग भी करते थे। नीचे दिए गए कोड का आप उपयोग करें और सही कथन आपको चुनना है। 1 2 2 1 2 3 एंड उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो पॉज कीजिए और अपने आंसर को सिक्योर कीजिए। आशा करता हूं आपने अपने आंसर को सिक्योर किया होगा। चलिए इसको हम देखते हैं। यहां पर लिखा है दे पॉसेस ग्रेट पैलेसेस एंड टेंपल्स, ये बिल्कुल गलत है। यही तो सबसे बड़ी कारण है कि जब हम इसको कंपेयर करते हैं इजिप्ट से, जब हम इसको कंपेयर करते हैं मेसोपोटामिया से, तो हमको ज्ञात होता है कि इजिप्ट की तो हमने जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ भी लिया है, और वहां से हमें मालूम चलता है कि कोई राजा रानी वहां पर शासन करते थे, जिसने अपने जो संसाधन है उसका उपयोग बड़े बड़े पिरामिड्स को बिल्ड करने में किया था। इसी प्रकार जब हम मेसोपोटामिया में देखते हैं तो वहां पर हमें अक्काड के शासक सारगोन की बेसिकली चर्चा भी प्राप्त होती है। तो वहां पर भी जिगुरत्स का बेसिकली निर्माण किया गया था। लेकिन हड़प्पा सिविलाइजेशन से हमें किसी भी प्रकार के कोई ग्रेट पैलेस नहीं मिले, बल्कि इन्होंने अपने जो रिसोर्सेज हैं उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया था, स्पेशली किसमें, जो सिविक एमिनिटीज में, नागरिक सुविधाओं में बेसिकली किया था। यह बिल्कुल सही है। हमें मदर गॉडेस की भी चर्चा मिलती है और पशुपति महादेव की पूजा भी मिलती है। इसके अलावा एनिमल वर्शिप और नेचर वर्शिप भी हमको देखने के लिए मिलती है। हॉर्स ड्रॉन यहां पर हमको सोसाइटी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये अलग बात है कि सुरकोतदा से हमें हॉर्स के बोन्स मिले हैं, बट उसका जो कालक्रम देखेंगे वो बेसिकली आगे का है। तो इस आधार पर इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड ओनली ही आपको देखने के लिए मिलेगा। बी आपका राइट आंसर है। पहला और तीसरा जो है वो गलत है। मंदिर जैसा कोई भी हमको स्ट्रक्चर यहां से प्राप्त नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर पुनः विचार करें। सिंधु घाटी सभ्यता अपनी सुव्यवस्थित भूमिगत जल निकास प्रणाली के लिए जानी जाती है। ओके, ग्रेट बाथ मोहनजोदाड़ो में खोजी गई सबसे बड़ी इमारत थी। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, या दोनों ही यहां पर गलत लिखे हैं? क्या लगता है आपको आंसर? चलिए, आंसर आपने दे दिया होगा, मैं यहां इसको बता देता हूं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। ये एक वेल प्लान्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड सिटी हमको देखने के लिए मिलती है। केवल कालीबंगा एक ऐसा क्षेत्र है जहां की नालियां जो हैं उसको स्टोन या ब्रिक स्लैब से ढका नहीं गया, वरना मैक्सिमम साइट ऐसी है जिससे नालियों को भी बेसिकली कवरेज किया गया है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। वेल प्लान्ड हमको देखने के लिए मिलेगी। लोअर टाउन भी और जो अपर सिटाडल एरिया है वो भी। ग्रेट बाथ लार्जेस्ट है, ये गलत है। ग्रेट बाथ लार्जेस्ट नहीं है।
बल्कि जो अन्नागार है, जो ग्रेट ग्रैनरी हमको यहाँ पर मिलती है, वो सबसे बिगेस्ट स्ट्रक्चर के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो इस आधार पर यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो पूछ रहा है कौन सा सही है, तो पहला आपका सही हो जाएगा, दूसरा जो है यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसको 6 रो में बेसिकली कवर किया गया था। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6। ये ग्रेट ग्रैनरी आज एफसीआई का भी बेसिकली आधार बनती है। ये एक लेगेसी है जो बेसिकली बताती है कि किस प्रकार उस समय में भी फूड ग्रेन्स को स्टोर करके स्पेशली रखा जाता था और नदियों के पास रखते थे ताकि वहां से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो आसानी से किया जा सके। इसके अगर आप विड्थ को देखेंगे तो लगभग 45 मीटर लेंथ में है और 15 मीटर ये लगभग चौड़ाई में आपको देखने के लिए मिलेगी। तो सबसे ग्रैंड स्ट्रक्चर जो है वो ग्रैनरी का हमें स्पेशली देखने के लिए मिलता है। जो हमारा ग्रेट बात है वो लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके अलावा चलिए, तो क्वेश्चन आपके यहीं तक ही हैं, लेकिन मेरे भाइयों बहनों आपको मैं केवल इतना बताना चाहूंगा, ये तो हमारा एक इनिशिएटिव है ही जो हम आपके साथ लगातार यहाँ पर मॉर्निंग में जुड़ते हैं। इसके अलावा भी हमारे बहुत सारे पेड इनिशिएटिव्स भी हैं। वैसे मैं शाम को 5 PM पर आपके साथ मॉडर्न हिस्ट्री जो कि BL ग्रोवर सर की है उसके भी MCQs करवाता हूं। आपसे विनम्र निवेदन है वहां भी ज्वाइन करें। लेकिन इसके अलावा हमारा एक पेड इनिशिएटिव भी है जो बेसिकली 7 मई से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें एक ग्रेट टीम आपको यहां देखने के लिए मिलती है, चाहे फिर वो निर्मेश सर हो, चाहे अमित सर हो, चाहे हमारे विपुल सर हो, योगी सर हो, या फिर हमारे विवेक सर हो। उसी का ही मुझे भी पार्ट बनने का सौभाग्य मिला है। तो यहां पर हम आपके साथ प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों की एक गंभीर तैयारी बेसिकली करते हैं। तो आप यहां पर इसका पार्ट बन सकते हैं। 7 मई से बेसिकली बैच स्टार्ट हो रहा है। बैच को जब भी आपको लेना हो आप सीधे गूगल पे जाइए, स्टडी IQ को सर्च कीजिए। जब भी बैच को लेना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज साइन लाइव। मैं आपके साथ इस बैच में पूरे मेंस के हिस्ट्री के सेक्शन को देखता हूं, पूरे उत्तर प्रदेश पेपर 5 के सेक्शन को देखता हूं और इंटरनल सिक्योरिटी के सेक्शन को देखता हूं, जिसमें सबसे ज्यादा मेरा फोकस आपके साथ आंसर राइटिंग के ऊपर रहता है। सबसे ज्यादा मैं फोकस आपके साथ आंसर राइटिंग को लेकर के चलता हूं। तो आप मेरे कोड को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे डायरेक्टली यहां पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और ये हमारा ऑफिस का नंबर है 999692 किसी भी बैच को परचेस करना हो तो आप मेरा उनको नाम बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को। मैक्सिमम डिस्काउंट तो आपको देंगे ही देंगे, एज अ पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मेरी यहां पर प्राप्त हो जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी देवियों सज्जनों के हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। पुनः आपके साथ नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। कभी भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी और मेरे टेलीग्राम चैनल भी। तो खुश रहिए, मस्त रहिए। आप सभी के लिए हम प्रभु से ही कामना करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गॉड ब्लेस यू ऑल।